दोस्तों आपने रॉकेट बॉयज वेब सीरीज का दूसरा सीजन तो देख ही लिया होगा, लेकिन शो में एक बात अधूरी सी बताई गई है या फिर यूं कहें कि छिपाई गई है। भारत में परमाणु बम का जनक कौन था, ये बात बताना तो दूर, इसे सीरीज में मेंशन तक नहीं किया गया। इसके अलावा भी कई ऐसी और चीजें हैं जिन्हें ज्यादातर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि लगता है सब कुछ डॉक्टर भाभा, विक्रम साराभाई और कलाम साहब ने ही संभाल रखा है, लेकिन सच इसके कोसों दूर है। आज हम बात करेंगे भारत के परमाणु बम के जनक और भारत के पहले एटम बम के सफल टेस्ट की असल कहानी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर भारत सरकार डॉक्टर भाभा को खुली छूट देती उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की, तो आज भारत कहां पर होता? कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आज अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन था, तो शायद लगभग हर किसी को पता होगा कि अब्दुल कदीर खान वो शख्स था जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का भी जनक था। और थोड़ी सी अमेरिका ढील बरत देता तो शायद कुछ करोड़ रुपए में ये इंसान सीरिया और सऊदी जैसे देशों को भी परमाणु टेक्नोलॉजी बेच चुका होता। हालांकि इस भले इंसान का अंत भला नहीं हो सका। जीते जी पाकिस्तान सरकार ने इसकी जिंदगी नर्क कर डाली थी। इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर ये तो थी पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान से पहले भारत ने परमाणु बम की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी और भारतीय एटम बम के जनक थे राजा रमन्ना। इनकी खास बात ये थी कि इन्हें भी इराक से सद्दाम हुसैन का ऑफर आया था कि आप चाहे जितना पैसा ले लो, लेकिन हमें एटम बम की टेक्नोलॉजी भेज दो, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। यही वजह है कि इस देशभक्त को आज ना तो कोई भारत में जानता है, ना ही इस वेब सीरीज में इन्हें कोई खास जगह दी गई है। परमाणु टेस्ट वाले दिन आखिरकार क्या क्या हुआ था, वो आधा सच और आधा झूठ वेब सीरीज में दिखाया गया है, लेकिन पूरा सच क्या था वो हम इस वीडियो में बताएंगे। 18 मई 1974 की सुबह आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन पर बॉबी फिल्म का मशहूर गाना बज रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ठीक 9 बजे गाने को बीच में ही रोककर उद्घोषणा हुई, कृपया एक महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा करें। कुछ सेकंड के बाद रेडियो पर उद्घोषक के स्वर गूंजे, आज सुबह 8:05 पर भारत ने पश्चिमी भारत के एक अज्ञात स्थान पर शांतिपूर्ण कार्यों के लिए एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। इसके एक दिन पहले लंदन में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव PN हक्सर बार बार भारतीय उच्चायुक्त BK नेहरू से सवाल कर रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई क्या। जैसे ही भारत के परमाणु परीक्षण की खबर मिली, नेहरू ने हक्सर के चेहरे पर आई राहत को साफ पढ़ लिया था। 5 दिन पहले 13 मई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना की देखरेख में भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु डिवाइस को असेंबल करना शुरू किया था। 14 मई की रात डिवाइस को अंग्रेजी अक्षर L की शक्ल में बने शाफ्ट में पहुंचा दिया गया था। अगले दिन सेठना ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात पहले से ही तय थी। सेठना ने कहा कि हमने डिवाइस को शाफ्ट में पहुंचा दिया है, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि इसे बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा करना अब संभव नहीं है। अब आप हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। इंदिरा का जवाब था, गो अहेड। क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? सेठना बोले, बिल्कुल नहीं, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि अब यहाँ से पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। अगले दिन इंदिरा गांधी की मंजूरी लेकर सेठना पोखरण वापस लौटे। उन्होंने पूरी टीम को जमा किया और सवाल किया कि अगर ये परीक्षण असफल हो जाता है तो किसका सर काटा जाना चाहिए। बम के डिजाइनर राजगोपाल चिदम्बरम ने छूटते ही जवाब दिया, मेरा। टीम के उपनेता PK अयंगर भी बोले, किसी का सर काटने की जरूरत नहीं है। अगर ये असफल होता है तो इसका मतलब है कि भौतिकी के सिद्धांत ही सही नहीं है। 18 मई की सुबह पोखरण के रेगिस्तान में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। विस्फोट को देखने के लिए वहां से 5 किलोमीटर दूर एक मचान सा बनाया गया था। वहां पर होमी सेठना, राजा रमन्ना, तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल बेवूर, DRDO के तत्कालीन अध्यक्ष BD नाग चौधरी, टीम के उपनेता PK अयंगर और लेफ्टिनेंट कर्नल PP सभरवाल मौजूद थे। नाग चौधरी के गले में कैमरा लटक रहा था और वो लगातार तस्वीरें खींच रहे थे। चिदम्बरम और एक दूसरे डिजाइनर सत्येंद्र कुमार सिक्का कंट्रोल रूम के पास एक दूसरे मचान पर थे। श्रीनिवासन और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन टीम के प्रमुख प्रणव दस्तीदार कंट्रोल रूम के अंदर थे। परीक्षण के लिए सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे 1 घंटे पहले अंतिम जांच करने गए वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी की जीप
परीक्षण स्थल पर ही स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय निकलता जा रहा था। आखिरकार सेठी ने जीप वहीं छोड़ी और 2 किलोमीटर पैदल चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे। सेठना ने वहां मौजूद थल सेना अध्यक्ष जनरल बेवूर से पूछा कि जीप का क्या किया जाएगा, जो परीक्षण स्थल के बिल्कुल पास खड़ी थी। जनरल बेवूर का जवाब था, ओह यू कैन ब्लो द डैम थिंग अप। ऐसा करने की नौबत नहीं आई, क्योंकि इस बीच भारतीय सेना के जवान एक जीप लेकर वहां पहुंच गए और खराब जीप को टो करके सुरक्षित जगह पर ले आए। लेकिन इस चक्कर में परीक्षण का समय 5 मिनट और बढ़ा दिया गया। अंततः मचान के पास मौजूद लाउड स्पीकर से उल्टी गिनती शुरू हुई। सेठना और रमन्ना ने ट्रिगर दबाने का गौरव प्रणव दस्तीदार को दिया। जैसे ही 5 की गिनती शुरू हुई, प्रणव ने हाई वोल्टेज स्विच को ऑन किया। दस्तीदार के पैरों से जमीन निकल गई जब उन्होंने अपनी बाएं तरफ लगे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को देखा। मीटर दिखा रहा था कि निर्धारित मात्रा का सिर्फ 10% वोल्टेज ही परमाणु डिवाइस तक पहुंच पा रहा था। उनके सहायकों ने देखा, वो घबराहट में चिल्लाए, सेल्वी स्टॉप, सेल्वी स्टॉप। हड़बड़ी में गिनती भी बंद कर दी गई। लेकिन दस्तीदार का अनुभव बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर अधिक आर्द्रता की वजह से गलत रीडिंग आ रही थी। वो चिल्लाए, नो वी विल प्रोसीड। 8:05 पर दस्तीदार ने लाल बटन को दबा दिया। उधर मचान पर मौजूद सेठना और रमन्ना ने जब सुना कि गिनती बंद हो गई तो उन्होंने समझा कि विस्फोट को रोक दिया गया है। उनके साथी वेंकटेशन ने, जो इस दौरान लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, अपना जाप रोक दिया। अभी सोच ही रहे थे कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है कि अचानक धरती का रेत का एक बड़ा सा पहाड़ उठा और लगभग 1 मिनट तक हवा में रहने के बाद गिरने लगा। पीके आयंगर कहते हैं कि वो गजब का दृश्य था। अचानक मुझे वो सभी पौराणिक कथाएं सच लगने लगी थी जिसमें कहा गया था कि कृष्ण ने एक बार पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। इस वक्त सभी ने महसूस किया कि मानो एक जबरदस्त भूचाल आया हो। सेठना को भी लगा कि धरती बुरी तरह से हिल रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि विस्फोट की आवाज क्यों नहीं आ रही या उन्हें सुनाई नहीं पड़ रही। लेकिन 1 सेकंड बाद विस्फोट की दबी हुई आवाज सुनाई पड़ी। चिदम्बरम, सिक्का और उनकी टीम ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। चिदम्बरम कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। जोश में सिक्का मचान से कूद पड़े और उनके टखने में चोट आ गई। कंट्रोल रूम में मौजूद श्रीनिवासन को लगा जैसे वो ज्वार भाटे वाले समुद्र में एक छोटी नाव पर सवार हो जो बुरी तरह से डगमगा रही हो। राजा रमन्ना ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने अपने सामने रेत के पहाड़ को ऊपर जाते हुए देखा, मानो हनुमान ने उसे उठा लिया हो। लेकिन वो इस उत्तेजना में भूल गए कि थोड़ी देर में धरती कांपने वाली है। उन्होंने तुरंत ही मचान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही धरती हिली, मचान से उतर रहे रमन्ना अपना संतुलन बरकरार नहीं रख पाए और जमीन पर आ गिरे। ये एक दिलचस्प इत्तेफाक था कि भारत के परमाणु बम का जनक इस महान उपलब्धि के मौके पर पोखरण की चिलचिलाती गर्म रेत पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। लेकिन फिर भी ये इंसान काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इसने वो कर दिखाया था जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी थी। लेकिन फिर भी इस महान इंसान को भुला दिया गया। बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब वैज्ञानिकों पर बनी इस वेब सीरीज पर इनके नाम के बारे में सिर्फ एक बार उल्लेख होता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं राजा रमन्ना के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।